गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। जितने भी यूपीएससी के प्रिंसिपल के एस्पिरेंट हैं, जिन लोगों का इंटरव्यू होने जा रहा है, उन सबको ढेर शुभकामनाएं। और एक बात सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं या ये अभियोग लगा रहे हैं कि सर मुझे पता नहीं था, अभी पता चला है, तो बड़ी नैतिक संकट खड़ा हो गया। बहुत लोग चाह रहे हैं कि मॉक इंटरव्यू में ही केवल हमको पार्टिसिपेट करें। तो दो दुनियों के मंथन के बाद हम लोगों ने तय किया है कि ठीक है, मौका दिया जा सकता है। चूँकि ये भी दावा मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैंने बहुत विज्ञापन किया और सब लोगों तक सूचना चली गई, और ये भी काम मैं नहीं कर सकता हूँ चूँकि मॉरल इंस्टीट्यूशन की बात क्लास में किया हूँ आप सबसे कि मौके का कोई गलत फ़ायदा उठाया जाए। तो मात्र 3000, फिर से सुनिए, मात्र 3333 रुपये, 3333 में एक मॉक इंटरव्यू मैं अलाउ करूंगा, चूँकि 9999 पे बैच चल रहा है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि पढ़ने का टाइम नहीं है, ये तो मॉक इंटरव्यू में वो आ सकते हैं। लेकिन पैसा में अब एक समस्या है कि ऐप को मैं छेड़ूंगा नहीं अभी, तो फिर वो सारा बदल जाएगा गेटवे सिस्टम, 2 बनाऊंगा नहीं। तो आप लोग मनीष जी से बात करके ऑफिस के नंबर पे जिन लोगों को चाहिए वो 3333 रुपये पेटीएम करेंगे। एक व्यवस्था हमने पेटीएम का एडहॉक किया है, और वो फिर समय ऑफिस से ले लें करने के बाद, और हम लोग फिर उनको समय देंगे। समय भी 25 और 26 को रखने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, कुछ नए एडमिशन भी हैं जिनका 3rd राउंड नहीं हुआ है, बार बार बुलाने पे वो नहीं आए हैं। तो उसके लिए अब मैराथन करने जा रहा हूँ 25 और 26 को। खबर होगी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा, तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। और उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड की कोई गारंटी नहीं होगी कि हम इंटरव्यू आपको कराएं, बार बार मौका दिया हूँ, तो ये ध्यान रखिए। और जिन लोगों को मॉक इंटरव्यू करना है, 1 करना है, 3000, 2 करना है, 6000, उसी गुणक में उसी को मल्टीप्लाई करके 2 ही करा पाऊँगा, और तीसरे का उम्मीद ना करेंगे। तो 6666 रुपये, 6666 रुपीज़ हुआ, तो वो पेटीएम से देकर समय ले सकते हैं। लेकिन 3 का उम्मीद न करें और किसी स्टडी मटेरियल का उम्मीद न करें। हाँ ठीक है, आप आएंगे, जहाँ दिक्कत समझूंगा तो कुछ दे भी दूंगा, ऐसा कुछ कसम नहीं मैंने खा रखा है। लेकिन चूंकि आपको ऐप एक्सेस नहीं मिलेगा, तो ऐप पे जो बहुत सारी चीज़ें हैं दिक्कत होगी, तो इस सूचना को समझें। अब मैं इस फॉर्म को कहने जा रहा हूँ, बार बार मैं और श्री तपेश्वर जी ने आपको कहा था कि कुछ ले जाने की व्यवस्था कीजिए। अभी भी गुरु आँख खोल लो, क्लियर इंस्ट्रक्शन में है कि आपकी जो भी अचीवमेंट है, किताब, कोई आर्ट की, कुछ भी, आप उसको ले जा सकते हैं। मैंने कहा था, बार बार कहा था कि यूपीएससी में लेक्चरर की इंटरव्यू होती है। जितने भी यूनियन टेरिटरी में लेक्चरर्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसकी होती है। और लोग थैली भर भर के किताब लाते हैं, जो मैं खुद अपने आंखों से देखा है और उसका अनुभव सुना है। ये मैंने चैनल पे भी शेयर किया था, लेकिन आप लोगों ने इस पे बहुत गंभीरता नहीं लिया। अभी मौका है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कीजिए अपने लिए, अपने अचीवमेंट के लिए। जो सर्टिफिकेट है, कुछ भी जिसके पास है, किसी ने आर्टिकल लिखा है, किसी की कोई किताब है, कोई स्कूल मैगजीन को एडिट किया है, एनीथिंग, कोई सोसाइटी के लिए कुछ काम किया है, जहाँ कोई पढ़ने लिखने का काम हुआ है, कुछ भी एप्रिसिएशन, किसी एनजीओ के साथ काम किया है, उसका एप्रिसिएशन। जैसे कुछ टीचर हमको मिले, एक बहुत अच्छे नरेला से डीएवी के मिले, उन्होंने कहा कि मैं एक एनजीओ के लिए काम करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो गुरुवार आप अपना सारा सर्टिफिकेट बना के ले जाओ, मौका है, कुछ भी चूको मत। आप तो देख लिए ना नोटिफिकेशन में कि आपको वो सारी चीज़ें ले जानी है। फ़ोन बार बार कहता था, कोई नई बात तो नहीं आई कि फ़ोन आपसे रखा लिया जाएगा, लेकिन आपकी जो उपलब्धियाँ हैं वो तो आप ले जा सकते हो। तो हर कोई उसमें लग जाओ, क्या क्या जुगाड़ कर सकते हो। उसमें भी अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, या आप ये हमसे पूछ सकते हो, ऑफिस में फ़ोन करो, मैं फ़ोन पे अवेलेबल रहूँगा, समय दूंगा, और आप पूछ सकते हो कि सर मेरे पास ये है, क्या करें। लेकिन कुछ ना कुछ हर आदमी के पास
होना चाहिए। जैसे एक शिक्षक हैं, शायद नाम अगर याद है तो, मैं एक ही बार मिला हूँ, राम नारायण जी, वो रॉज एवेन्यू में, वो बहुत अच्छा साबुन उबुन का कलेक्शन लाए थे। राम नारायण जी, पूरा उस प्रोजेक्ट के बारे में बना के ले जाइए और 2 साबुन का सैंपल ले जाइएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो आपकी उपलब्धि है। तो इस तरह से कुछ बनाइए। बहुत पैनिक रहते हैं अग्रवाल साहब, आप भी कुछ बना लीजिए कि भाई हम ये काम किए हैं। तो चूँकि कुछ लोग, सबका नाम कहना संभव नहीं है, हालांकि मुझे सबका नाम याद है, ये आपका आशीर्वाद है, लेकिन कुछ खास लोगों का मैंने इसलिए बोला है कि ये लोग बड़े परेशान रहते हैं कि क्या होगा सर, प्राइवेट में हैं अग्रवाल जी। तो हर कोई अब बना के ले चलिए। अब देखिए, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है। 9 बजे से शुरू होगा फर्स्ट सिटिंग, दूसरा 12 बजे से। टाइम पे पहुंचिएगा, गलतफहमी के शिकार मत बनिएगा। हर आदमी देख लीजिए, जिनका ये पूरे इंटरव्यू ऐसे समय में है कि बहुत अच्छा शीतोष्ण मौसम होगा, ना बहुत ठंड होगी, तो हर कोई कोशिश कीजिए जेंट्स टीचर की सूट में जाएं, टाई ना पहने चलेगा, टाई पहनना है पहन लीजिए, प्रिंस सूट में जाइए या इंग्लिश सूट में जाइए, प्रॉपर सूट होना चाहिए, क्योंकि सर्दी का समय है और चलेगा मार्च तक, 1 मार्च तक, तो हर कोई सूट। जो हमारी गुरु माँ हैं उनसे कहूँगा कि अच्छी साड़ी, कॉटन की बढ़िया साड़ी और ब्लाउज, मतलब जो भी हो अच्छा हो, उनके पर्सनालिटी से मैच करता हो और आर्टिस्टिक चेहरा लगे। बहुत कुछ मेकअप नहीं करना है, लेकिन अच्छी बिंदी ज़रूर होनी चाहिए, बड़ी बिंदी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भारतीय नारी हों तो उस ढंग से आप अपने को तैयार करके जाइए और साथ में एक वॉच पहन के जाइए, एक हल्का एक हाथ में सोने का कंगन हो, जिसके पास जो है वो पहन के जा सकती हैं। गले में कोशिश कीजिए चेन उन नहीं पहनने का, और ऐसा कोशिश कीजिए कि पेन ज़रूर आपके पास दिखे किसी को, या तो साड़ी के अंदर क्लिप लगा के पेन दिखाइए या दिखाइए, कलम होनी चाहिए आपके पास, एक कलम रखिए और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर पूरा करके जाइए। तो ये तो पहला है कि टाइम पे जाइए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल जाइए जो आपने वहाँ पे किया है क्लेम। यानी सबसे पहले इनिशिएट कहाँ से होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपके एज प्रूफ। एज प्रूफ का सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, 10th का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, जो कुछ भी होगा, उससे ऑथेंटिक इंडिया में नहीं माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसी को मानती है, तो 10वीं का होना चाहिए। उसके बाद सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के होने चाहिए। किसी ने मास्टर कर रखा है, बहुत सारे लोग PhD हैं, पूरा लेके जाइए। और PhD वाले, बार बार कहता हूँ कि अपने थीसिस को ठीक से पढ़ेंगे। मैडम, आपसे कह रहा हूँ कि आप केदारनाथ अग्रवाल को ठीक से पढ़ के जाएं। आप थोड़ा सा अगर लिरिक्स में बसंती हवा को ही प्रेजेंट कर देंगे, पूरा इंटरव्यू आप लूट लेंगे। बहुत अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, बहुत उम्मीद रखा हूँ। इसलिए हर कोई जो PhD वाली हैं, एजुकेशन की PhD वाली हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि चौधरी जी से कि नेहा जी, बढ़िया से एजुकेशन के PhD को ठीक से देख के जाइए, क्योंकि आपका स्पेशल काम है। जो लोग अभी वाइस प्रिंसिपल एक्टिंग हैं, वो बिल्कुल स्कूल के सारे कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, सारी चीज़ों को देख के जाइए, क्योंकि आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल हो जाएगा। लीडरशिप पे आपका इंटरव्यू चलेगा कि आप अभी एडहॉक हैं, आपको कंटिन्यू किया जाए कि नहीं। सारी बात बोल चुका हूँ। फिर मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग का बायोडाटा से जो निकलता है हॉबीज़ पे, बढ़िया से हॉबीज़ को करके जाइए। और कोई टीचर, खासकर वाइस प्रिंसिपल लोग जो हैं, ये ज़रूर बताएंगे कि मैं एक क्लास लेता हूँ। पढ़ाना आपका काम है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बाबू मत बन जाइए। हर कोई कहेगा कि एक क्लास लेता हूँ, और बढ़िया से 2-3 चैप्टर लेके जाइएगा कि क्या पढ़ाए हैं आप, क्या पढ़ाते हैं, और बहुत फंडामेंटली उसको समझ के जाइए। जो भी बोले उसके टर्मिनोलॉजी क्या है, टाइमलाइन क्या है, हिस्ट्री वाला, इंग्लिश वाले अच्छे से उस पोइट्री को किसने लिखा है, थोड़ा डिटेल पढ़िए कि किस परिस्थिति में उस पोइट्री को लिखा गया है। और सिलेबस कहीं चीज़ बाहर का मत ले जाइए कि क्या कंडीशंस हैं, क्यों वो बच्चों को क्या मोटिवेशन देता है, क्योंकि लिटरेचर मोटिवेशन देता है। तो सारे लिटरेचर वाले उसी ढंग से, इकोनॉमिक्स वाले प्रॉपर क्या पढ़ाए हैं उसको देख लीजिए।
कोशिश इकोनॉमिक्स वाले करेंगे कि माइक्रो और माइक्रो की ही बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी का नहीं करेंगे। डेटा आज इतना होगा नहीं, आप फंस जाएंगे। तो उसमें टर्म पूरा याद कीजिए, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, कैसे किसी चीज़ को निकाला जाता है, क्या इकोनॉमिक्स केवल वो बाज़ारवादी व्यवहार की चीज़ है, क्या इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन का मामला है, क्या इकोनॉमिक्स पॉलिसी का मैटर है। ये सारी चीज़ों को माइक्रो और मैक्रो को ठीक से देखिएगा कि क्या है, रिमिटेंसेस क्या है। रिमिटेंसेस का बड़ा आजकल विश्व प्रवासी दिवस चल रहा है। रिमिटेंसेस वो पैसा होता है जो हमारे लोग, बहुत अच्छा एक उत्तराखंड के शिक्षक हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से मुझे समझाया, मैं खुश हो गया उनसे। खाली अपने नाम को डिफाइन नहीं कर पाए, जबकि इतना बड़ा आदमी चंद सिंह गढ़वाली थे जो 1930 में 12 अप्रैल 1930 को पेशावर में थे चंद सिंह गढ़वाली, और वो मेजर हवलदार थे। उनको कहा गया निहत्थे वीर पे गोली चलाने को, तैयार नहीं हुए। परिणाम ये हुआ कि उनको जेल की सज़ा मिली, बहुत कष्ट उन्होंने झेला। और गढ़वाल रेजिमेंट के थे वो, गढ़वाल रेजिमेंट का उन्होंने नाम कर दिया और बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। और तो आपका नाम वही है तो आपको नाम याद होना चाहिए। तो रिमिटेंसेस वो चीज़ है जो विदेश से पैसा भेजते हैं लोग सैलरी में से। दो ढंग की चीज़ है कि विदेश में अगर टीसीएस है तो वो पैसा जब इंडिया में भेजता है तो नेशनल इनकम को बढ़ाता है, और वो रिमिटेंसेस नहीं है, वो अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करता है। इन्फोसिस है, ढेर सारी हमारी कंपनियां मल्टीनेशनल हैं जो अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करता है। लेकिन कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, डॉक्टर है, अपने परिवार संबंधी, अपने माँ पिताजी के लिए जो पैसा भेजता है कमा के, डेट इज़ कॉल्ड रिमिटेंसेस। उसका इतना बड़ा रोल है कि फॉरेक्स को बढ़ाता है वो। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है कि नेशनल इनकम में वो जुड़ जाता है। आय में डॉलर है, डॉलर में पैसा आता है। और तीसरी उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि दुनिया में हम नंबर 1 हो गए हैं। हमारे बाद अब चाइना आता है और हम 4-5 लोग हैं। हम हैं, चाइना है, फिलीपाइंस है और साउथ एशिया के देश हैं। तो हम नंबर 1 हो गए हैं। और उन लोगों ने ही, जब आर्थिक मंदी आई थी 90s में, चंद्रशेखर के गवर्नमेंट में, जब सुनते हैं कि गोल्ड धरना दिया था तो हमारे रेमिटेंसेस ने बहुत मदद की थी। और इतना बड़ा गल्फ में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, गल्फ कंट्रियों में लगभग 42 के 42 गल्फ कंट्री में हम हैं। तो रिमिटेंसेस का रोल, जीडीपी याद रखिए कि इनसाइड बाउंड्री होता है, बाउंड्री से बाहर की एक्टिविटी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ जीडीपी। जीडीपी एक भौगोलिक सिंबल है। देश से बाहर जो भी कमाई आएगा वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा, लेकिन जीडीपी हमारा नहीं बढ़ाएगा जिस देश में वो है, जिस ज्योग्राफी में वो। तो फंडामेंटली चीज़ों को ठीक करेंगे केमिस्ट्री वाले, ठीक से दैनिक जीवन में केमिस्ट्री के उपयोग को समझाएंगे, फिजिक्स के उपयोग को समझाएंगे मैथ वाले। सदैव याद रखें कि मैथ फोबिया से कैसे हम बच्चों को बचाएं, ताकि मैथ सबसे सरल चीज़ है और मैथ कोई विज्ञान नहीं है। मैथ मूलतः एक कला है, एक आर्ट है कि जो उसको डिकोड करने लगा तो उसके बाद वो भूख, अन्न, पानी सबसे दूर हो जाता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है, इमीडिएट उसको रिजल्ट आता है, बहुत चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक पेंसिल काफ़ी है, कॉपी पे कोई सवाल है, उसको किसी से कुछ नहीं पूछना है, फटाफट उसको बनाएगा। एक हिस्ट्री वाले की नानी याद आ जाती है, दुनिया भर के फैक्ट्स को याद करना, उसको लिखना। लैंग्वेज वाले की हालत ख़राब हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस वाले की, सोशियोलॉजी वाले। मैथ की तो कमाई है, जहाँ चाहे मैथ वाला पैसा कमा सकता है। वो स्टेशन पे बैठ जाए, किसी का हिसाब कर दे, वो पैसा ले आएगा, कहीं भी मार्केट में निकल जाए। तो चूंकि उसकी पूंजी वो कला है, वो लॉजिक है कि फटाफट वो करे। चूंकि मैथ का सारा विकास फिलोसफरों ने किया है, वही फिर से अरस्तु ने का बहुत बड़ा योगदान है मैथ के विकास में। विज्ञान वाले, खासकर जो जीव विज्ञान का पार्ट है, लाइफ साइंस का पार्ट है, दे ऑल आर कॉन्सेंट्रेट विद द लाइफ एंड इन्वायरमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हर कोई इन्वायरमेंट के बारे में जानेगा ज़रूर कि इन्वायरमेंट में
चूंकि आपको जागरूक भी तो करना, अवेयरनेस भी, और मोस्ट थ्रेटिंग मैटर है, थ्रेट कर रहा है। देखिए अभी जोशीमठ की कहानी, एक ज्योग्राफी में भी हमारे यहाँ है, एक तो बहुत ही सज्जन है, द्वारका में रहते हैं। सर आपके लिए कह रहा हूँ कि यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और बार बार यू रीड द टू थिंग्स, वन इज द डिटर्मिनिज्म, अनदर इज द पॉसिबिलिज्म। निश्चयवाद बनाम संभाव्यवाद क्या है? तो प्रकृति और मानव के बीच एक संघर्ष चला है। मानव अपनी फितूरी से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने लॉजिक से कुछ टूल्स डेवलप करता है शुरू से, आदिकाल से, प्री हिस्टोरिकल फेज से, और उस टूल से वो प्रकृति विजय की यात्रा को शुरू करता है। विदाउट मैकेनाइज हुए, विदाउट द हेल्प ऑफ मशीन, मानव कुछ नहीं कर सकता, पंगु है, एक खेती भी नहीं कर सकता। तो उससे वो जब वो पत्थर के हथियार बनाया, देन चालकोलिथिक एज में, फिर वो नॉन फेरस मेटल को यूज़ किया, गैर आयरन को किया, और लेटर वैदिक फेज में उसने आयरन को ले आया, थाउजेंड कॉमन काल से पूर्व, समान काल से पूर्व, बीसी, बिफोर कॉमन एरा। तो उसके बाद आयरन जब आ गया तो उसमें तो बड़ी तन्यता है, उसके अंदर उसकी इलास्टिसिटी बहुत मजबूत है, सोना से तो पृथ्वी नहीं खोद सकता है, तांबे से नहीं, वो मुड़ जाएगा। तो आयरन से तो मनुष्य ने तहलका ही मचा दिया, सब जंगलों को काट खूट के कुल्हाड़ी आ गया और चीज़ें बदली। तो डिटर्मिनिज्म की लड़ाई डे वन से है पॉसिबिलिज्म के साथ। पॉसिबिलिज्म है नेचर की एक्टिविटी, सॉरी, डिटर्मिनिज्म निश्चयवाद नेचर की एक्टिविटी है, और पॉसिबिलिज्म हमारे मनुष्य की है। तो दोनों में द्वंद्व चलता है। बहुत खुश होकर सरकारें बोलती है 4 धाम के लिए खूबसूरत रोड बना दिए, जाइए, एक पूरा शहर अतीत में का हिस्सा बन रहा है जोशीमठ। इसके आप सब हम साक्ष्य बनते जा रहे हैं कि क्या से क्या हो गया उस शहर में। तो ये थ्रेट करता है कि प्रकृति विजय करने मनुष्य कभी भी गया है तो प्रकृति विजय की चीज़ ही नहीं है, उसके लिए तो सेकंड काफ़ी है। वो तो आप धरती के मानस पुत्र हो और कुछ खुराफात करते रहते हो, तो उस खुराफात का परिणाम देख लो। तो बैलेंस चाहिए, प्रकृति के साथ संतुलन चाहिए, और इस संतुलन के लिए एक शब्द आजकल क्वाइन हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए? टिकाऊ एज वेल एंड इंक्लूसिव, समावेशी विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वन साइडेड होगा, बिना सोचे समझे होगा, तो यही सारी चीज़ें होंगी। और आपको बता दूं कि टिकाऊ विकास पर भी फिर कहेंगे कि सर कहाँ ले गए, गांधी जी का ही योगदान था। गांधी के एक शिष्य हैं, पढ़िएगा, अभी नहीं, मुश्किल से 50 रुपये का या उस पर फ्री होगा, और साउथ इंडियन थे, शायद उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एकाएक याद आया। उन्होंने लिखा है कि परमानेंट डेवलपमेंट, उनकी किताब है, पुस्तिका है, और शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो कुमार स्वामी या नाम है, 1902 में उन्होंने उस किताब को लिखी थी। मैं दंग रह गया, बहुत पतली किताब है, कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके सिनोनिम्स है? परमानेंट डेवलपमेंट का, कि जो कुछ भी हो ठोस हो। तो इन्वायरमेंट पर हर आदमी समझेंगे, टीचर हैं, आपके ज्ञान से ज़्यादा कि आप कितना इससे कंसर्न है कि आप अपने बच्चों में इन्वायरमेंट कितना पैदा कर रहे हैं, उसको बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण के ऊपर सारे तरफ अपने इंटरव्यू को आप ला सकते हैं, पूरा खेल आपके अंदर है, वेल ट्रेंड आप होके जा रहे हैं। अगर गलती करते हैं तो फिर मेरे हृदय से ज़रूर कुछ आंसू निकलेंगे आपके लिए कि आप क्या कर दिए। और कभी भी एनी टाइम आपको जब भी ज़रूरत हो मैसेज कर दीजिए, मैं पर्सनली सबके लिए अवेलेबल हूँ, मोर देन 16 आवर्स। मैं सुबह 3 साढ़े 3 में उठता हूँ, तो आप लोगों के लिए संभव नहीं है, और दिन में 1-1.5 बजे तक 8-9 घंटे होते हैं, मेरी दिहाड़ी ख़त्म होती है, फिर 1-1.5 घंटा मैं आराम करता हूँ, फिर रात को 9-10 बजे तक या तो स्टूडियो या पढ़ना। तो आप लोग के साथ मैं टेक्निकली 24/7 हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी शंका का समाधान रह जाए, ताकि अफसोसों की स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस ने आपके साथ किसी भी ढंग का थोड़ा सा भी नुक्ताचीनी ना निकले। दैट्स वाई द रीज़न। और लैंग्वेज वाले बहुत सतर्क होकर चलेंगे। और एक हमारे यहाँ एक गुरु माँ हैं जो बागपत से आती हैं,
आपके साथ इमोशन बहुत ज़्यादा होगा, आप बहुत आराम से चीज़ों को बोलेंगे, बहुत बड़ा मौका है आपके पास। अगर मैं यूपीएससी का मेंबर होता, चेयरमैन होता, बिना इंटरव्यू का आपका सिलेक्शन करता, और ये ऐसा होगा आपके साथ, ये होगा, मैं आज बोल रहा हूँ। इसलिए बहुत संभल के, और जो जज्बा आपके अंदर है वो जज्बा दिखना चाहिए कि आई कैन, बराबर मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। बहुत बड़ी सफलता आपने हासिल की है, इतिहास याद रखेगा अगर आप करेंगे तो। बिल्कुल मैं आपके शरणागत हूँ। डेट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। वो सोचिए कि बागपत के एक इंटर कॉलेज में हैं वो, और वहाँ से उस एज में कि उनका बेटा दिल्ली में पीआरटी है, और उन्होंने एक चमत्कार करके दिखाया है। तो आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड सदैव है। खूब पूछिए, कुछ भी पूछना हो, लेकिन लगे रहिए। अच्छा, तो सारे जितने भी चीज़ों को आपने क्लेम किया, सबका ओरिजिनल और सबका फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट अटेस्टेशन फॉर अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ। अच्छा, 5-7 फोटोग्राफ ले जाइएगा, उसके पीछे अपना नाम, रोल नंबर, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, और थोड़ा जगह छोड़ना है यूपीएससी के लिए भी। वो पूरा इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्ट सबमिट अटेंशन फॉर्म अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ एंड फिल टीए बिल। हाँ, टीए उन लोगों को मिलेगा जो दिल्ली से बाहर के हैं, और स्लीपर का मिलेगा, एसी का नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। इसके चक्कर में पड़िएगा भी नहीं, बहुत टाइम बर्बाद करता है ये टीए बिल, 200-400 रुपया, और वो भी चेक बना के दे देगा, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए क्लेम इसको करना ही नहीं, टाइम क्यों बर्बाद करना है, सब लोग नौकरी कर रहे हैं। द कैंडिडेट ऑफ 17 कैंडिडेट टू प्रोविजनल ड्यू टू द कोर्ट केस। हाँ, जिन लोगों का कोर्ट केस के चलते हैं उनका इंटरव्यू होगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा। चलिए अब नेक्स्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन एडवर्टाइजमेंट, वो सब तो आपके पास रहेगा। 10 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टीचिंग जिस पर भी है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और सारे अपने प्रिंसिपल से बना सकते हैं, और जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो जोनल डीडी से बनवाइएगा। जो स्कूल के HOS हैं, हेड ऑफ स्कूल हैं, तो वो अब अपना से मत बना लीजिएगा, तो उसको जोनल डीडी से बना लीजिए या डिस्ट्रिक्ट डीडी से, जिससे हो वो ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद सारे चीज़ों को एक बात याद रखिएगा कि प्रिस्क्राइब फॉर्मा में ही देना है, जिस चीज़ का जो फॉर्मेट होता है, मतलब हाथ कैजुअल कुछ भी नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी क्लेम करते हैं SC ST, वो सब देख लीजिएगा, वो सब प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 2021 और 22 हैज़ बिन कंसीडर, मतलब आपका इनकम टैक्स रिटर्न और वो जो बनाता है SDM के यहाँ, वो अपना करा लीजिएगा। अच्छा, डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय कैंडिडेट सेकिंग द रिजर्वेशन। हाँ, तो जो आपका OBC का सर्टिफिकेट है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, और प्रॉपर ऑथोरिटी से चेंज इन नेम। एक और ये कुछ लोगों के साथ ये समस्या होगी कि जिन लोगों ने शादी ब्याह के बाद अपना नाम चेंज कर लिया, ठीक है, कई स्पेलिंग मिस्टेक के चलते चेंज किया, शादी विवाह के चलते चेंज किया, एक शादी टूट गई, दूसरी शादी किए, फिर चेंज हुआ, तो जिनका चेंज नहीं हुआ वो चिंता नहीं करेंगे। जिनका अगर नाम जो है और मैरिज वो सर्टिफिकेट पे वही नाम है, नहीं चेंज किए, उनके लिए नहीं। जिन लोगों ने चेंज किया है उसके लिए बहुत रूल है कि हस्बैंड का फ़ोटो, जॉइंट फ़ोटो चाहिए, फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो सब कुछ लेके आपको जाना होगा। तो ये खास कर ध्यान दीजिएगा, इसमें टाइम भी लगता है, और वो कराने में, वो अगर नहीं कराएं, मैक्सिमम लोग तो करा के रखते हैं, तो वकील लोग बार्गेन भी करते हैं। ऐसी भी कोई दिक्कत होगी तो बात कीजिएगा। उसके बाद काइंडली फिल अटेंशन फॉर्म विथ 1 रिसेंट फोटोग्राफ अफेक्ट्स ऑन द स्पेसिफिक सबमिटेड सेम डे ऑफ द चेकिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो ठीक है। फोटोग्राफ शुड बी यूटिलाइज, राइटिंग रोल नंबर एटसेट्रा, अपर हाल्फ ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी यूटिलाइज, पीछे से, एंड द लोअर हाल्फ शुड बी लेफ्ट बैंक टू ऑफिशियल्स। अच्छा, तो ऑल्सो एक मिनट, शादी वाले में नाम वाला ये सबको, ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स certificate, if any information given by you, any claim made by you, your online application is found to be false, your candidature will be liable to be rejected, and you may be also be
divided either permanently or for a specific period of time. Commission for any examination on the selection held by them, the central government form any employment under the them. उसके बाद ये हो गया नाम का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 3 नंबर, यू मे बी ब्रिंग along with your books publication manuscript the authorship of which you claim and or any thesis dissertation submitted for postgraduate qualification, reprint of papers, publication in journals of reputed any literary, artistic and architectural work done by you which may have relevance to the advertised post and which you may wish to submit to the interview board for their scrutiny. देखिए, ये बोलते थे तपेश्वर सर ने यहाँ तक बोला, पेन ड्राइव लेके गए थे लोग। अरे मतलब यूट्यूब ने, हालांकि एक आदमी ने बहुत अच्छा बोला कि अगर यूट्यूब नहीं देखते तो आपसे कैसे मिलते, बहुत सारे कन्फ्यूजन कर दिए। एक गुरु ने उस दिन पूछ दिया कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेक्स एजुकेशन पे क्या है? बोले महाराज इतना दिल से मैंने एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाया, सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट अ कंसर्न ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो एक अलग चीज़ है, वो उसका कंसर्न ही अलग है, उसका मंत्रालय अलग है, शिक्षा से मतलब कोई मतलब नहीं है। वो सेक्स एजुकेशन का कंसर्न है महिला और बाल विकास मंत्रालय, वो सिस्टम ही चीज़ अलग है। और आपको जो कुछ जानना है तो वो पीडागॉगिक से, उसके लिए मैं सबको पढ़ा चुका हूँ, जीन पियाजो से लेके कोलबर्ग तक, तो ऐसा उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। एडल्ट एजुकेशन के लिए बहुत कुछ है, ये आपने देखा है, वोकेशनल एजुकेशन के लिए। इसलिए किसी के क्वेश्चन से, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से मत पूछिएगा, ये सब ठीक चीज़ नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा, कितना बार क्लास में बोला हूँ कि डेट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ परसेंटेज लोग हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जितना आप समझते हैं वो चीज़ नहीं है। उसका एक मार्केट है बेवकूफ़ी भरी, पढ़े लिखे लोगों के बीच नहीं है। आप सबके पास बच्चा होगा, आप सबने अच्छे से बच्चे को पाला होगा, रेयर कोई मिलता है जो नहीं पढ़ा, कहीं ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि से आया। वो सब आजकल बहुत ही अच्छे लोग। और ये बता दूं कि नई पीढ़ी के लोगों में मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया है, हर चीज़ मास्टरवेशन से लेके सब कुछ, कि नई पीढ़ी के बच्चों में कैरियरिस्ट हैं, ये लड़का या लड़की कैरियर के प्रति बहुत चैतन्य है। मतलब मास तो नहीं है, लेकिन जिनके परिवार में शिक्षा का की ज्योत जलती है, दे आर वेरी कैरियरिस्ट। उसके बाद इंस्टाग्राम रीइंबर्समेंट ऑफ रेल फेयर, चलिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत है पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट आर एडवाइस रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, मैं भी कह रहा हूँ कि सब चीज़ को ठीक से पढ़ लीजिएगा। मोबाइल बाहर रख देना है, तो इस तरह से। और इसके बाद जो चीज़ है वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, वो डेट है, इसीलिए मैंने इतना ही को लिया। डेट उस दिन मैंने करा दिया था। तो इस तरह से इस सेशन को मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ। और जिनको भी एडमिशन लेना है, थोड़ा आप लोग भी फैला दीजिएगा, अगर किसी के काम आए। जब कोई बोलता है ना सर मुझे पता नहीं था, गिड़गिड़ाने लगते हैं लोग, तो मुझे बहुत भीतर से लगता है कि मैं कैसे बता पाऊँ, मेरे पास इतना संसाधन भी नहीं है कि मैं अखबार में ऐड दूँ या कुछ करूँ। तो आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को फैला दीजिए, जो भी आना चाहें उनका स्वागत है। अब उन्होंने रिटेन में क्या किया नहीं किया, लेकिन ये कसक तो न रहे दिल में कि काश मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में गया होता तो कुछ होता। तो देख लीजिएगा। और मैंने नैतिकता का सहारा लिया है इस दम पे कि आपसे भी यही उम्मीद करूंगा आने वाले भविष्य के जीवन में कि कभी भी किसी प्रेशर में अनैतिक नहीं होना है। अनैतिक नहीं होने का एक ही मतलब है, कानून, संविधान, हमारे देश का जो किताब है उसके प्रति समर्पण, किसी ढंग का भेदभाव नहीं। इसी के साथ पुनः आशीर्वाद मांगता हूँ और जय हिंद।